गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज फिर से आपका BIS की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 11th की क्लास के अंदर हम फिजिक्स के अंदर 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन किसी प्लेन के अकॉर्डिंगली क्या क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं, जो कि है आपकी क्वांटिटीज को दो भागों में तोड़ा गया है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। आप सबको पता है स्केलर वो होता है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसके लिए आपको डायरेक्शन नहीं देनी पड़ती है। वो सारी क्वांटिटीज केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। वाइल दोज क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, वो आपकी क्या कहलाएगी? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये पेन है और इस पेन की अगर अपन ले लेते हैं कि ये 12 सेंटीमीटर का पेन है, तो इसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं हो रही है, तो लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी तरह की कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसको अपन एरो की तरह यूज लें और इस 11 सेंटीमीटर वाले पेन को मैं किसी डायरेक्शन में थ्रो करूं, तो मेरे को डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर दिया तो वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड साइज को ही बताना पड़ता है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को बताने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को साथ में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल अभी अभी मैंने बताया, लेंथ हो गया, मास हो गया, डेंसिटी हो गया, स्पीड हो गया, वर्क हो गया। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसी तरह की कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, केवल क्या करना पड़ता है? मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है। इसी तरीके से आपको अगर वेलोसिटी बतानी है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, तो इनको सभी को बताने के लिए आपको किसको? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी दिखाना पड़ता है। अब क्वेश्चन कैसा बनता है उसके लिए सुनिए। आपको क्या कहेगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कोई भी 4 ऑप्शन के अंदर 3 ऑप्शन इसका दे देगा, 1 ऑप्शन इसका दे देगा, और कहेगा कि बताइए इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। या क्या करेगा, 3 ऑप्शन इसके देकर 1 ऑप्शन इसका दे देगा और कहेगा स्केलर क्वांटिटी कौन सी है बताइए। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ एग्जांपल स्केलर के ध्यान रखने, कुछ वेक्टर के ध्यान रखने, और ये ध्यान रखना है कि स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, दिशा की यानी डायरेक्शन की ज्ञान की कोई जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को ही साथ में बताना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटीज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। पहला तो आप सबको पता है कि इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होती है। मेन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी यही है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, यानी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और केवल मैग्नीट्यूड है तो स्केलर क्वांटिटी है। ये जो ऑर्डिनरीज लॉ होते हैं उनको फॉलो नहीं करता है। इट चेंजेज आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों की रिक्वायरमेंट रहती है। वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बोल्ड लेटर, जैसे सपोज कैपिटल ए, और उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया? एरो का निशान लगा दिया। अब अगर आपको और भी कोई वेक्टर लाइन सेगमेंट की तरह बताना है, तो मैंने अगर ए बी लिखा है इस लाइन सेगमेंट का नाम, तो इसकी लेंथ तो हो गई ए बी, और इसकी अगर डायरेक्शन बतानी है तो इसके ऊपर एक एरो का निशान लगा दीजिए, तो ये हो गई इसकी वेक्टर क्वांटिटी। आगे बढ़ते नेक्स्ट, कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इक्वलिटी ऑफ अ वेक्टर, दो वेक्टर आपस में कैसे बराबर हो सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। कि अगर दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है ना, 2 वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो और डायरेक्शन भी सेम है देखने को मिल रही है, तो वो आपस में कैसे होंगे? इक्वल वेक्टर होंगे। कि दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम आर नॉन एज द इक्वल वेक्टर। अब देखिए, इनके अगर मैग्नीट्यूड सेम ले लें दोनों के, ए डैश बी डैश, बट डायरेक्शन अलग अलग है, तो अनइक्वल वेक्टर। या डायरेक्शन सेम ले लें और मैग्नीट्यूड अलग अलग ले लें, तो भी कैसा होगा? अनइक्वल वेक्टर। बट इक्वल वेक्टर के लिए क्या जरूरी है? दोनों के मैग्नीट्यूड और दोनों के डायरेक्शन सेम होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर्स बाय अ रियल नंबर। कोई मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, इसका 2 टाइम्स कर दिया,
तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं, केवल आपका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो स्केलर होगा। इसी तरीके से ये माइनस ए वेक्टर है, इसको प्लस ए वेक्टर टाइम कर दिया तो ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल वेक्टर ग्राफिकल तरीके से कैसे ऐड कर सकते हैं, देखिए ये आपका ए वेक्टर है इस डायरेक्शन के अंदर, ये आपका बी वेक्टर है इस डायरेक्शन के अंदर, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ए की जो डायरेक्शन है वही हमने बना दी, ए की डायरेक्शन इस तरीके से बना दी, बी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी तो हमने भी बी की डायरेक्शन इस तरीके बना दी। तो लॉ क्या कहता है कि किसी भी दो वेक्टर को अगर आप ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट होगा वो इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जो लास्ट ब्रांच होगी जो इसको क्लोज करने वाली होगा और वो क्या देगा, इसका रिजल्टेंट दैट इज ए प्लस बी। ये आपका ग्राफिकल मेथड है। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर एडिशन। देखिए पहली प्रॉपर्टी है कुमुटेटिव लॉ। मैं अक्सर कहता हूं कुमुटेटिव का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान, चाहे ए को बी में ऐड करिए चाहे बी को ए में ऐड करिए, कुमुटेटिव मतलब उल्टा सीधा एक समान, ध्यान रखना है। यानी ए को बी में ऐड करिए चाहे बी को ए में ऐड करिए, आपको क्या मिल जाएगा, ये फॉलो करता है कुमुटेटिव लॉ। एसोसिएटिव का मतलब है कि अगर तीन क्वांटिटीज हैं, पहले आप ए और बी के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं एडिशन और सी को ऐड कर रहे हैं, इसी तरीके से बी और सी को आप ऐड कर रहे हैं और बाद में ए को ऐड कर रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट अगर आपस में सेम आता है दैट इज इट फॉलो द इट ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव लॉ। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ट्रायंगल लॉ। इट इज जस्ट सिमिलर टू एस ग्राफिकली मेथड जो अभी आपको बताया कि अगर ट्रायंगल की किसी भी दो साइड को दो वेक्टर द्वारा और लगातार आने वाले वेक्टर द्वारा, है ना, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसकी जो तीसरी साइड होगी जो इसको बंद करने वाली साइड होगी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर इसका रिजल्टेंट देगी दैट इज ए प्लस बी। तो क्या करा, इफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल कंप्लीटली रिप्रेजेंट टू वेक्टर बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो हमने क्या कहा कि ट्रायंगल की कोई भी दो साइड, है ना, लगातार आने वाली साइड इसके वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो करे, तो आगे क्या करा है, तो इसकी जो थर्ड साइड होगी जो बंद करने वाली होगी देन द थर्ड साइड टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, मैंने कहा ना उल्टे डायरेक्शन के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड देगी दैट इज ए प्लस बी के फॉर्म में देगी। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर पैरेलल लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी आपके सिमिलर है कि किसी भी पैलोग्राम की दो एडजेसेंट साइड, है ना, देखिए ये आपका एक पैलोग्राम दिख रहा है। पैलोग्राम क्या होता है, एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटर का मतलब जिसके चार कॉर्नर होते हैं, वो ज्योमेट्री जिसके चार कॉर्नर होते हैं। तो पैलोग्राम की अगर अपन ये बात करें, ये स्मॉल ए बी सी और डी, ये पैलोग्राम जिसके फोर कॉर्नर है, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया एक तरह का। तो किसी भी पैलोग्राम की दो एडजेसेंट साइड द्वारा किसी भी दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, तो यहां पर कर दिया ए और बी, तो इसका जो डायगोनल होगा ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर देगा दैट इज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये आपका सिंपल क्या लॉ है, पैलोग्राम लॉ है। पढ़ते हैं इसको क्या कर रहा है, देखिए जो मैंने आपको बताया अभी कि अगर किसी दो वेक्टर क्या कर रहा है, वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैलोग्राम, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो देगा वो कैसा देगा, इसका डायगोनल द्वारा दिया जाएगा, है ना। तो ये वाला आपको याद रखना। आगे बात करते हैं डिफरेंस के बारे में। डिफरेंस एक तरह का एडिशन तरीके से ही किया जाता है। कैसा है देख लीजिए कि अगर मैंने ए प्लस बी को जैसे किया था, है ना, तो अगर मेरे पास a माइनस बी है तो मैं a माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस, और इसको मैंने कर दिया माइनस ऑफ बी, यानी कर तो मैं एडिशन ही रहा हूँ एक तरह का। तो देखिए मैंने क्या किया कि अगर मेरे पास इस तरीके से कोई a ये आपके पास a है ना, उसके बाद में आपका b माइनस बी इस तरीके से है ना, तो b आपका इधर जा रहा है तो माइनस बी किस तरीके से हो जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये माइनस बी इस डायरेक्शन में हो गया आपका, तो इसको आप ऐड कर देंगे। सिंपल सा ये माइनस भी है तो आपने ऐड कर दिया इसको, है ना, तो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट दे देगा। तो ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर होता है, इधर ऐड करते हैं तो ये प्लस बी हो जाता है, उस उल्टी डायरेक्शन में आपने कर दिया तो ये ए माइनस बी सब्ट्रैक्शन हो गया, एक तरह का ये एडिशन ही हो गया। जीरो और नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड, है ना, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर आर द सेम एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज द जीरो मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो है,
तो वो भी कैसा वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है ना। सपोज मैंने एक वेक्टर लिया और इसका मैग्नीट्यूड निकाला और इसका मैग्नीट्यूड मुझे क्या मिला, 1, तो मैं क्या कह सकता हूं, ये एक यूनिट वेक्टर। ये हमेशा डायरेक्शन के लिए शो किया जाता है। यूनिट वेक्टर इज वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड पॉइंट्स टू अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, नो डायमेंशन और नो यूनिट, यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ओनली। मैंने अभी बताया आपको कि यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है कि ये डायरेक्शन बताती है। इसमें क्या ध्यान रखना है आप लोगों को? आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज ये वेक्टर आपको दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k। न्यूमेरिकल अक्सर आता है एग्जाम में, वो कहेगा फाइंड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, आप ए कैप लगा देंगे, है ना। ए का यूनिट वेक्टर निकालना मतलब ए कैप निकाल देंगे। ए कैप का क्या फॉर्मूला होता है, खुद कौन, जो आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, तो खुद अपॉन खुद का मैग्नीट्यूड। खुद का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो खुद लिख दीजिए 2i प्लस 3j प्लस 4k। और इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है बेटा कि रूट लीजिए। सबसे पहले रूट लेने के बाद i का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस j का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस k का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो i j k, इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम के अंदर आपके पूछा जाता है, आने वाली अभी हाफ ईयरली है ना, तो उसमें भी आपका आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत बार बताया आप लोगों को, है ना, कि दो साइड ऑफ ट्रायंगल कंप्लीटली रिप्रेजेंट टू वेक्टर बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो थर्ड जो साइड होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताएगी। तो देखिए इसके लिए एक डेरिवेशन कर रहे हैं। तो यहां पर ये हमने क्या लिया है कि ओ ए से आपका पी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, ए सी से क्यू वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। तो थर्ड साइड जो होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर को देगी। तो हमें इसका फॉर्मूला निकालना है। तो हमने क्या किया कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, यहां से इसको मिलाया, दैट इज योर 90 डिग्री। अब अगर मैं यहां से ओ एम की बात करूं, है ना, ओ एम की बात करूं, तो यहां पर एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं इस पूरे ट्रायंगल में, किसमें, ओ एम सी के अंदर। तो ओ एम सी में ट्रायंगल का क्या लग जाएगा कि ओ सी का स्क्वायर दैट इज डायगोनल का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर सॉरी सी एम का स्क्वायर, है ना। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और ये आ गया। अब ओ एम किसके बराबर है, देखिए ओ एम यहां से एम तक बराबर है, तो ओ एम किसके बराबर होगा, ओ से ए और ए से एम, तो ओ ए प्लस ए एम लिख देंगे अपन इसकी जगह, स्क्वायर और सी एम। अब ओ ए प्लस ए एम यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप लोगों को आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इसके बराबर होता है। तो यही किया, ओ ए का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर यानी ए एम का स्क्वायर प्लस 2 OA AM। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए एम का स्क्वायर और आ जाएगा ए एम का स्क्वायर, है ना। तो OA का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर प्लस 2 OA AM, और सी एम आपका ये एज इट इज है ना, यहाँ पर सी एम आ जाएगा, सी एम का स्क्वायर वो एज इट इज है। तो अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो OA का स्क्वायर प्लस 2 OA AM प्लस ए एम का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर। तो यहां तक अपन पहुंच गए। आगे देखिए, अब अपने को क्या चाहिए, अपन को चाहिए बेटा इन दो की वैल्यू, है ना। अपने पास ये वैल्यू है नहीं एक्चुअल में, तो हम निकालेंगे वैल्यू। तो सबसे पहले ए एम की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो ए एम की वैल्यू, क्योंकि ओ एम किसके बराबर था, ओए की जगह तो पी लिख देंगे, लेकिन ए एम की जगह क्या लिखेंगे, इसी तरीके से इसकी जगह क्या लिखेंगे, तो इन दोनों की वैल्यू हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसमें कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस, थीटा है तो ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनिस है तो ये बेस होगा। तो आपका अगर कॉस थीटा अगर इसमें निकाला जाए तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, यानी ए एम अपॉन हाइपोटेनिस क्या है, ए सी, है ना। तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, ए एम क्या है आपके पास, ए एम आपके पास है भाई, ए एम की जगह ए एम लिख देते हैं अभी, और ए सी आपके क्यू के बराबर है। तो आपके पास ए एम बराबर आ जाएगा क्यू कॉस ऑफ थीटा। तो ये आपके पास आ गया क्यू कॉस ऑफ थीटा,
ए एम किसके बराबर है, क्यू कॉस ऑफ थीटा। ए सी की वैल्यू अपने दे रखी है क्यू, तो इसकी जगह क्यू लिख देंगे, है ना। इसी तरीके से जैसे ही ये वैल्यू आ गई आपके पास, आपने यहाँ पे पुट कर दिया, ओ सी की जगह आर का स्क्वायर हमारे पास था, देखिए ओ सी किसके बराबर, आर के बराबर, ओ ए किसके बराबर, पी के बराबर, पी रख दिया, ओ ए की जगह पी रख दिया, ए सी की ए एम की जगह क्या रख देंगे, ए सी कॉस ऑफ थीटा। और ए सी आपको पता है किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, और ए सी क्यू के बराबर। तो हमारे पास क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस ऑफ थीटा है। स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ये लगा वही है। तो ये डेरिवेशन के लिए पूछा जाता है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ये tan ऑफ अल्फा होगी, है ना। डायरेक्शन क्या होगी, tan ऑफ अल्फा। तो ये हमारे पास वापस से 90 डिग्री, तो tan अल्फा का फॉर्मूला आपको फिर से देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। तो tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो ये वाला होगा और बेस ये पूरा वाला होगा, है ना। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है, cm अपॉन ओएम, cm अपॉन ओएम, cm अपॉन ओएम लिख देंगे। ये देखिए tan ऑफ अल्फा किसके बराबर हो गया, cm अपॉन ओएम। अब cm किसके बराबर है, cm निकालना पड़ेगा sin थीटा से। वही तरीका, sin थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस अपने पास वो रहा, तो हम ये am अपॉन ये cm अपॉन ac निकाल देंगे। cm अपॉन ac इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास ac साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, और नीचे वाले पोर्शन के अंदर om की जगह क्या लिख देंगे, अभी अभी निकाला है oa प्लस am, तो यानी p प्लस ac cos थीटा, और ac हमारे पास है q। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan अल्फा q साइन थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ये इसकी डायरेक्शन होगी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, पूरा चीज आती है ये आपके कहां से, ये पूरा डेरिवेशन आपको आता है ना, कि ये वाला डिराइव करके बताइए दो वेक्टर ऑफ एडिशन का, एक तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए tan अल्फा तक आप लोगों को करना है। अब बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ये तो आना ही चाहिए, आगे बड़ी बड़ी क्लास में, है ना, कंपटीशन में भी बैठेंगे तो आपको देखना है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सपोज कोई वेक्टर रिप्रेजेंट है किसी XY प्लेन के अंदर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये वाला वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट है, जो कि आपके एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर आपको एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड और वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपल से क्या करना है, अगर इसको यहां से पकड़कर एक्स एक्सिस पर फेंकना है, अगर एक्स एक्सिस पे फेंकते और बीच में एक एंगल आ जाता है, क्या आ जाता है, एंगल, तो आप लिखेंगे a cos ऑफ थीटा। और एक बार y एक्सिस पे फेंकना है, तो y एक्सिस पे फेंकते तो बीच में किसी तरह का कोई एंगल नहीं आ रहा है, तो एंगल नहीं आ रहा है तो वो हो जाएगा a बाय जे बराबर a साइन ऑफ थीटा। वापस से देखिए, आपने सिंपल क्या करना है, इस वेक्टर को एक बार तो x एक्सिस पर रिजोल्व करना है और दूसरी बार y एक्सिस पर रिजोल्व करना है। x एक्सिस पर रिजोल्व करेंगे, थीटा बीच में आता है तो लिखेंगे cos थीटा, मैग्नीट्यूड आपका a है, और अगर y एक्सिस पे फेंक रहे हैं, बीच में थीटा नहीं आ रहा है तो लिख देंगे साइन थीटा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो हमारे पास दो वेक्टर आ गए, कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया a cos ऑफ थीटा, दूसरा आ गया a साइन ऑफ थीटा। ये लॉजिक, अगर ये थीटा यहां होता तो इसको रिजोल्व करने पर y एक्सिस पर क्या आ जाता, cos थीटा, और यहां जाता साइन थीटा। रटना नहीं है फिजिक्स में किसी तरह का, आपको बस ये ध्यान रखना है कि रिजोल्व करते हुए अगर थीटा बीच में आता है तो cos थीटा, और उधर फेंक रहे तो साइन थीटा। अब देखिए वेक्टर एडिशन में क्या करेंगे, वही ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। ये आपका पूरा एक तरह का स्क्वायर टाइप, रेक्टेंगुलर टाइप दिख रहा है, तो ये जितनी साइज होगी वो साइज इतनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक तो एक साइज आ गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ए वाई जे हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो थर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो ए किसके बराबर होगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो यहाँ लिख रखा है देखो, ए किसके बराबर है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। दोनों का मैग्नीट्यूड आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पर आप पुट कर देंगे। पुट करने के बाद मैग्नीट्यूड ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसी तरीके से tan थीटा किसके बराबर होगा, वही पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यानी p बाय बी के बराबर होता है, यानी ए वाई अपॉन ए आई के बराबर हो रहा है, वाई अपॉन ए। थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये डायरेक्शन आ जाएगी। ये रिजोल्यूशन का तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो
प्रोडक्ट तो वेक्टर क्वांटिटी का होता है और स्केलर प्रोडक्ट करने पर आपको जो क्वांटिटी मिलती है वो हमेशा स्केलर मिलती है, उसमें किसी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट तो वेक्टर क्वांटिटी का ही होगा लेकिन जो मिलने वाली क्वांटिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये दो बात ध्यान रखें कि डॉट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट करने पर आंसर स्केलर आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट करने पर आंसर वेक्टर आता है, ये ध्यान रखें। डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा भाई, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। ये आपका फॉर्मूला सिंपल सा ध्यान रखना है। अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, कभी कॉस के बारे में पूछ लेता है, कभी डॉट के बारे में पूछ लेता है। एक बात और ध्यान रखनी है कि आई कैप का आई कैप से आप प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, जे कैप का जे कैप से प्रोडक्ट करेंगे तब भी 1 आएगा, और के कैप का के कैप से प्रोडक्ट करेंगे तब भी 1 आएगा। ये स्केलर क्वांटिटी का ध्यान रखना है। वाइल आई का जे से करेंगे या जे का के से करेंगे तो आपके 0 आएगा, जब ऑपोजिट में करते हैं डॉट प्रोडक्ट में तो 0 आता है। इसी तरीके से वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर चेंज हो जाता है साइन का, और एन कैप आपका यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बताता है इसकी मैग्नीट्यूड। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। किसका होता है ये, ए डॉट बी का। क्रॉस प्रोडक्ट में यहां पर क्या आ जाता है, साइन थीटा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए पोजीशन हमेशा कोऑर्डिनेट से शो होती है, दैट इज योर एक्स कॉमा वाई। अगर यहाँ पर ये पी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट बैठा है जिसकी पोजीशन एक्स कॉमा वाई है तो इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर दिया जाएगा, आर वेक्टर दैट विल इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे। यह हो गया इसका ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली, दैट इज योर पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सपोज किसी टाइम पर कोई पार्टिकल यहाँ पी पोजीशन पे बैठा है जिसका पोजीशन वेक्टर आपका आर वेक्टर मतलब अपन ले लेते हैं फॉर अकॉर्डिंगली x1 y1, और टी टाइम पर ये पहुंच जाता है घूमकर पी डैश पोजीशन पर, तो वहां के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 और y2, तो वहां का पोजीशन हो जाएगा आर डैश दैट विल इक्वल टू x2i प्लस y2j। अब आपका पोजीशन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बताना है। देखिए दो चीजें होती है, एक तो होती है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, डिस्टेंस का मतलब है कि आपने अपनी गाड़ी उठाई, उठाने के बाद में आपकी इच्छा है सब जगह घूम के आ गए जोधपुर के अंदर, तो जितना किलोमीटर आपके रनिंग उस मीटर के अंदर शो करेगा गाड़ी के अंदर वो आपका होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है कि अगर आप अपने घर से रवाना होकर सपोज आपके घर से 5 किलोमीटर दूर खड़े हो गए तो वहां से सीधी जो डायरेक्ट डिस्टेंस है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखिए यहां पर भी पार्टिकल पी पर बैठा था और बैठकर घूमकर पी डैश पे पहुंचा, तो जितना इस तरीके से कर्व होकर घूम के गया वो तो डिस्टेंस है, और जो सीधी डायरेक्ट डिस्टेंस है दोनों को मिलाने वाली वो फाइनल माइनस इनिशियल आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल करने पर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाता है। आगे बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का। डिस्प्लेसमेंट अभी अभी आप लोगों ने निकाला, उसमें टाइम से जैसे डिवाइड करेंगे आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट मिल जाएगा। आगे बात करते हैं वेलोसिटी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली, वही पार्टिकल पी पर बैठा था थोड़ी देर बाद पी डैश पे पहुंच गया तो ये वेलोसिटी के कंपोनेंट हो गए। टी टाइम का डिवाइड जैसे देंगे तो रेक्टेंगुलर वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। इंस्टेंटेनियस टाइम के बारे में बात करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन के फॉर्म में डी बाई डी टी के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरीके से एक्सीलरेशन क्या होता है, में टाइम से डिवाइड कर देंगे, है ना। जो आपका वेलोसिटी है उसमें टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे, वेलोसिटी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वही हो जाएगा, एक्स में और वाई में एक्सीलरेशन के टर्म में आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस के लिए डेल टी टेंस टू 0 कर देंगे। आगे बात करते हैं, तो ये 3 कंपोनेंट आपके हुए, डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन से स्टार्ट हुआ, फिर वेलोसिटी, टी से डिवाइड किया तो वेलोसिटी, और अगेन टी से डिवाइड किया तो एक्सीलरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका इस चैप्टर का दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, बड़ा सिंपल सा है। मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, सपोज गेंद ले लेते, बॉल ले लेते और उसको धरती से यानी इस प्लेन से, है ना, एक एंगल बनाते हुए ऊपर की तरफ फेंका। तो ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो क्या इस सपोज ये आपका पेन आपका ऑब्जेक्ट है और इसको एंगल बनाते हुए फेंक रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा और जाने के बाद कर्व होते हुए वापस
नीचे की तरफ गिरेगा कुछ दूर। ऐसा क्यों होता है? देखिए जैसे ही आपने एक एंगल बनाते फेंका तो इसके अंदर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से गया, जाते 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 ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ऑब्स्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन एनवायरमेंट आपका क्या होगा, इसके मार्ग में अवरोध पैदा करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी रिटार्ड होगी, कम होगी, और कम होने के बाद जैसे ही जीरो होगी तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, धीरे 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 आके धरती पे मिल जाएगा। तो कैसा पार्ट, यहां से आपने इसको फेंका, फेंकने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया, तो ऐसा पाथ आपका कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो ऑब्जेक्ट जिसको आप फेंकते हैं, जो इस पथ पर, इस पाथ पर मोशन करती है, वो कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते, क्या लिखी हुई है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर इट इज बीन थ्रोन projected is called the projectile. The motion of the projectile which is in flight after it is been thrown projected is called the projectile motion. सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर किसी एंगल से आप थ्रो करते हैं और वापस आके वापस मिल जाती है, इस तरीके का जो पाथ होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। तो देखिए आपको डायग्राम में दिख ही रहा है, यहाँ से एक एंगल थीटा बनाते हुए एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका और वो वापस आके मिल गया। तो इस तरीके का जो आपके जो मोशन है वो कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस मोशन, इस पाथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉलो करता है तो उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जैसे ही थीटा फेंका तो यहाँ पे v वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हुए, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या हो गया, v0 कॉस ऑफ थीटा, मैंने बताया था रिजोल्यूशन थीटा के रेस्पेक्ट में, उधर रिजोल्व किया y एक्सिस में तो साइन थीटा आ गया। ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो आपका ग्रेविटेशनल जो है वो g माइनस जी लगेगा। अब देखिए x एक्सिस पे तो आपका एक्सीलरेशन लग नहीं रहा है, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, y कंपोनेंट है ना, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो एक्सीलरेशन कितना लग रहा है, माइनस जी लग रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए x के और y के, x डिस्टेंस y डिस्टेंस। तो हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है x बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, x तो जीरो है ही है, u0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब x एक्सिस के डायरेक्शन में लिखेंगे तो x बराबर कितना है, एक्सीलरेशन जीरो, तो ये वाला कंपोनेंट जीरो हो गया, पीछे क्या बचा, x बराबर v0 xt, ये चीज बच गई आपके पास। v0 xt हमने अभी भी निकाला था, कितना आया था, v0 cos ऑफ थीटा, तो cos ऑफ थीटा यहाँ से t की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जब y के लिए लिखेंगे तो y है ही आपके पास, vy की वैल्यू क्या आ जाएगी, vy की वैल्यू v0 साइन ऑफ t माइनस हाफ, ऊपर लिखते हैं तो एक ही जगह माइनस जी लिखेंगे, माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये दोनों काम आने वाली इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं ट्रेजेक्टरी पाथ पर। ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकालने का पूछा जाता है, ट्रेजेक्टरी यानी पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल के लिए क्या करेंगे, वही x की हमारे पास इक्वेशन है ही, हमारे पास x की क्या है v0t, और y की जो वैल्यू निकाली थी या t की वैल्यू निकल गई, और y की वैल्यू जो पीछे पीछे निकाली थी वहां पर x की वैल्यू से t की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आती है वही हमारी क्या है, ट्रेजेक्टरी है। बड़ा सिंपल सा ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट tm is the time taken for the projectile to reach its maximum height, tf is the total time of flight of the projectile। कहने का मतलब यहाँ से आपने फेंका, फेंकने के बाद मैक्सिमम तक हम निकाल लेंगे और उसको डबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो होगा और यहाँ से यहाँ तक का टाइम बराबर होगा, तो जो भी टाइम निकल रहा है उसको डबल कर देंगे। तो tm उस पर vy बराबर 0, हमारी v बराबर ut प्लस ए टी। अब a की वैल्यू माइनस जी ऊपर की तरफ लिख रहे हैं, v0 साइन ऑफ थीटा y एक्सिस पर है, ये दोनों वैल्यू ऊपर जाते मैक्सिमम पे जैसे ही पहुंचेगा तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास t की वैल्यू निकल गई। अब मैंने कहा था कि जो होता है वो डबल होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लिया है वो डबल, तो ये प्लस ये दोनों का ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, डबल टाइम हो जाएगा। इसी तरीके से मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर वेलोसिटी विल बी, तो hm is the maximum height of the projectile tm। तो y की इक्वेशन नहीं है हमारे पास, y की जगह हम क्या लिख देते हैं, hm जो कि मैक्सिमम हाइट है हमारे पास। t अभी अभी निकाला था, t की जगह t की वैल्यू निकाल देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज का मतलब होता है कि यहाँ से चालू हुआ और सीधी डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एट x यानी ग्राउंड कंपोनेंट। तो x बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा यहाँ पर अपने x की जो वैल्यू निकाली थी वो रख दी, a हमारा 0 है x एक्सिस पर, तो ये आपकी x क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। tf टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल ही रखा था, वहां से पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, आपके पास रेंज आ गई।
प्रोजेक्टाइल पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं। हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ द क्लिफ्ट 490 मीटर पर बैठा है ना। तो अपने पास वाई कंपोनेंट की डिस्टेंस दे दी ऑन फ्रॉम द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड, एंड थ्रोन अ स्टोन हॉरिजेंटली विद इनिशियल स्पीड दे दी इसने, है ना। तो क्या क्या दे दिया आपको, है ना, आपको दे दिया भाई एच की वैल्यू दे दी, हाइट दे दी, आपको स्पीड दे दी, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। अब ऊपर से फेंका है तो वो पूछ रहा है कि ग्राउंड पे पहुंचेगा, है ना, तो स्पीड कितनी होगी वो निकालना है, और जी आपको कितना लेना है। तो अभी पता है y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो y दे रखा है आपको 1/2 जी की वैल्यू t निकल जाएगा यहाँ से, t कितना है 10 सेकेंड। द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द स्टोन एट अ पॉइंट p, तो u आपको इनिशियल दे रखा है तो v बराबर u प्लस AT होता है। तो यहाँ पर आपने वेलोसिटी की वैल्यू रख दी जी आपको 9.8 टाइम रख दिया, तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। फाइनल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, Vx Vy हमने निकाल दिया, यहाँ पर दोनों को रखकर मैग्नीट्यूड ले लिया, ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि जब फेंकेंगे तो इस हमें ये वाला मैग्नीट्यूड कंपोनेंट निकालना है, एक तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट के लिए हमने मैग्नीट्यूड निकाली। ये आपका चैप्टर नंबर 4 के बारे में टोटल टॉपिक्स थे। अब इसको बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, जो भी 11th के बच्चे हैं उनके साथ शेयर करिए बार बार। इनको कोई डाउट इसमें आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, जैसे ही हम देखेंगे तो इसका रिप्लाई करेंगे आप लोगों को। तो आपके पास 11th के 4 चैप्टर हो गए हैं, तो इनको बार बार देखें, है ना। और जो भी ज़रूरत वाले बच्चे हैं जिनको 11th के टॉपिक में दिक्कत आता है तो उनके साथ शेयर करें, है ना। जल्दी चैप्टर नंबर 5 भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, जल्दी आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। आपको चेक करते रहिए, नोटिफिकेशन को ओके करके रखिए ताकि जैसे ही अपलोड हो तो आपको मिल जाए। थैंक यू वंस अगेन।